नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। साथियों, जैसा कि पता है कि चुनाव का मौसम है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होना है। अंतिम चरण यानी तीसरे चरण का मतदान बिलासपुर सीट भी उसके तहत आता है। तो इस दौरान देखने में आ रहा है कि आया राम गया राम का खेल शुरू हो गया है। कुछ कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई भनक नहीं लग रही है। क्योंकि राजनीति का मामला है, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। एक दौर था कि राजनीति को जन समस्याओं का निराकरण का सबसे बड़ा मंच माना जाता था। ये अलग बात है कि लोगों को मानना है कि राजनीति एक रोग है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राजनीति को नशा के रूप में देखता हूँ, क्योंकि नशे में रोग भी है और सेवा भी है। लेकिन लोगों को यह भी कहना है कि अब वह दौर ख़त्म हो गया कि जब लोग राजनीति में सेवा के लिए जाया करते हैं। आजकल देखने में आया है कि सत्ता के इर्द गिर्द बने रहने के लिए ही लोग राजनीति में कदम रखते हैं। मामला क्या है, ये तो समय पर आप लोगों को पता चलता रहता है। आज हम इसलिए बात कर रहे हैं कि बिलासपुर की बहुत बड़ी महिला चेहरा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेत्री, अलग अलग समय पर अलग अलग पदों में रहीं, बिलासपुर की मेयर वाणी राव एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले लिया है। आइए जानते हैं कि वाणी राव आखिर इस मोह भंग की वजह क्या है, जहां उनके विचारधाराएं हमेशा वामपंथ से जुड़े हुए देखे जाते हैं, लेकिन एकाएक दक्षिणपंथी पार्टी का दामन क्यों थाम लिया है। आइए वाणी राव जी से बात करते हैं। वाणी राव जी, आपका सीजीवाल परिवार में स्वागत है। इतनी जल्दी मोह भंग हो गया कांग्रेस से? इतनी जल्दी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जोगी कांग्रेस में भी गई थी। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस से मोह भंग बार बार हुआ। हाँ, है ना? क्या वजह है? आपने अभी खुद फरमाया कि राजनीति जो है वो जन समस्याओं के निवारण का एक मंच है जी हमारे लिए, एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम जनता की सेवा कर सकते हैं। जी मैं भी मानती हूँ, और शायद यही एक वजह थी जो मुझे ऐसा लगा कि ये मंच अब उस लायक नहीं रह गया। मुझे बिल्कुल ऐसी कहीं गुंजाइश नहीं दिख रही थी कि राजनीति करना है। राजनीति सच पूछा जाए तो स्वार्थ के लिए नहीं, एक समाज सेवा का अगला चरण है कि हम लोग चाहते हैं कि भाई सेवा को और पुख्ता तरीके से किया जाए। इस वजह से हम लोग जो है वो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में काम करना शुरू कर देते हैं, और बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि एक आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन भी होता है ना, एक विचारधारा का झुकाव। तो इस वजह से कोई विशेष पार्टी विशेष से आदमी जुड़ता है। मैं इंट्रोडक्शन में बताना चाहता था, स्किप हो गया है, कि आप शायद 3 पीढ़ी या चौथी पीढ़ी है राजनीति की, और आपकी पीढ़ी एक ऐसी है, फ्रीडम फाइटर, देश की सेवा में रहे हैं। आपकी पीढ़ी ऐसी है कि आपके ससुर जी अविभाज्य मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्रियों में शुमार रहा है, और उनके फादर सीपी बरार के गवर्नर शायद रहे हैं जी, और उनके नाम पर इस मुख्यमंत्री भी थे, गवर्नर थे। और एक बात और बताना चाहूँगी, जब वाइस रॉय की काउंसिल बनी, नाम लेते चलेंगे उनका, हाँ, डॉक्टर राघवेंद्र राव जी उनका थे, और जब वाइस रॉय ने काउंसिल बनाई थी आज़ादी के पहले, 37-37 की बात है। हाँ, उस काउंसिल, वो एक तरीके की मिनिस्ट्री हुआ करती थी जी। उसमें अंबेडकर जी के स्थान पे जब वो नहीं रहे तो डॉक्टर राघवेंद्र राव जी को वो डिपार्टमेंट दिया गया जी। मैं उनका एक जगह बताना चाहती हूँ कि उनकी क्या ज़रूरत और क्या जगह थी इस देश में, और उनको होम डिपार्टमेंट दिया गया। उस डिपार्टमेंट में आने के बाद उन्होंने इस देश में होम गार्ड्स इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, हाँ, इस देश में होम गार्ड्स आप उठा के हिस्ट्री देखिएगा, ई राघवेंद्र राव ने किया, और राघवेंद्र राव जी की ही देन है कि देश में होम गार्ड जैसे उन्होंने बहुत सारे काम किए। और उस वाइस रॉयस काउंसिल में रहने के बाद ये पहले खादीदारी गवर्नर थे, टोपी पहनते थे, और चीफ मिनिस्टर भी थे, ये बता दूं, सीपी बरार के। जी जी। तो ये स्थिति थी इस परिवार की। किसी ने कभी भी, इस परिवार ने हमेशा जितनी हैसियत थी उसमें अधिक से अधिक जनहित में चीज़ें दी। बिल्कुल निश्चित है। सेवाएं दी,
कई चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने प्रॉपर्टीज से लेके कि अच्छे काम करना हो तो एक दानी परिवार कहलाता था। मैंने भी जब यहाँ आने के बाद और एक कड़ी और छोड़ रही हैं, उनका भी जिक्र कर लेते तो अच्छा रहता। ई राघवेंद्र राव के बाद की पीढ़ी क्या? हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे ससुर साहब डॉक्टर नागेश्वर राव जी थे। जी जी जी। वो 10 साल तक जिला कांग्रेस कमेटी के कंटिन्यूअस यहाँ के अध्यक्ष थे और साथ में वो कोऑपरेटिव लीडर थे। अशोक राव जी थे जो मेरे चाचा ससुर हैं, उनकी भी उपलब्धियां, और उन्होंने इस पार्टी को और इस छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से लेके पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश था, काफ़ी कुछ ऐसी उन्होंने काम किए जो आज भी याद किए जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। उस बिलासपुर की विरासत है, वो प्रदेश की विरासत है। ठीक बोल रहे हैं आप जी। और ये उस परंपरा के निर्वहन में राजनीति के मैदान में मैं भी कूदी। मैं अभी से नहीं, सन 1978 से ओपन यूनिवर्सिटी इलेक्शन मैंने पहली बार लड़ा था सागर से। हाँ, मैंने राजनीति को उस दिन से समझना, सोचना हमने हर दिन जिया है, देखा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं यही नहीं, वहाँ भी जिस जगह से आई हूँ, मेरे मायके में मेरे चाचा भी NV रमन, डॉक्टर NV रमन जो विधायक जिक्र कर दूंगा कटनी से वो बड़वारा से विधायक रहे जी, है ना, दोनों परिवार यानी राजनीति। हाँ, तो मैं इसलिए ये कहना बताना चाह रही हूँ कि हमारा परिवार जो है वो शुरू से एक राजनीतिक माहौल था परिवार में। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पाने या कुछ खोने के नज़रिए से राजनीति में कदम रखा। राष्ट्र सेवा, हाँ, जन सेवा बहुत बड़ा एक आधार बनता है राजनीति का। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत मौके मिले, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। जब जब मौके मिले मैंने समाज के अंदर महिलाओं का, बच्चों का और जो कुछ हो सकता था भरपूर अपनी तरफ से उनको सेवाएं देने का, उनके उत्थान के लिए तरह तरह के कार्यक्रम किए। उसकी लिस्ट यहाँ बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जी हाँ। लेकिन मैंने किया, इसीलिए आज मैंने एक जगह भी बना ली। आप मेयर भी रहे, बड़ा प्रभावशाली मेयर थी आप। उस समय जबकि 13 साल से कांग्रेस का एक झंडा किसी भी इलेक्शन में नहीं यहाँ पर लगा था। आपकी टीम हार गई और फर्स्ट टाइम, हाँ, फर्स्ट टाइम आफ्टर 13 इयर्स के बाद, 13 वर्षों के बाद पहली बार कांग्रेस का झंडा इलेक्शन में मेयर का मैंने सवाल ये उठता है कि दोनों परिवार आपके राजनीतिक थे, ससुर वर्ग भी राजनीतिक थे, न केवल राजनीतिक बल्कि बहुत बड़े दानवीर और फ्रीडम फाइटर। और दूसरी तरफ भी निश्चित रूप से आज़ादी के आंदोलन में आपके मायका भी भाग लिया है और बड़े नेता निकले। गांधी जी के साथ अपने कपड़े जो जरी के और सिल्क के कपड़े थे, मेरे फैमिली की महिलाओं ने जला दिए जब गांधी जी ने आह्वान किया था ना कि हमें रेशमी कपड़े नहीं पहनने, और खादी को अपनाया। मैं उस परिवार के बैकग्राउंड से हूँ। बावजूद इसके आपने फोरेंसिक साइंस में तापर रही है। ये रिपोर्ट आपकी कहाँ मैच हो गई कि कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेगी? कोई एक कारण? देखिए, रिपोर्ट मिसमैच नहीं हुई है। मैं ऐसा इसलिए कहूँगी कि सिर्फ मैं ही नहीं, आपको ये भी बता दूँ कि डॉक्टर राघवेंद्र राव ने भी अपने समय में जब देखा कि माकूल काम करने के बाद उसके कहीं पर अवरोध हैं, तो स्वराज पार्टी बनाई थी मोतीलाल नेहरू जी के साथ। हाँ, मोतीलाल नेहरू जी के साथ। इसके बाद अशोक राव साहब को भी आपको मालूम है कि 2 बार चेंज करना पड़ा। एक बार वो जनता दल से, उनकी एंट्री ही जनता दल से हुई थी, कांग्रेस में अवसर ही कहाँ मिल रहा था। और उसके बाद फिर अंत में उनके, मैंने डेथ के पहले वो बीजेपी में ही थे, ज्वाइन नहीं कर पाए थे वापस कांग्रेस। तो ऐसा मेरे परिवार के साथ होता था। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि जब जब हमें एक्सक्लूड किया जाना है तब तब ये कह देना कि ये तो बाहरी मन है। कैसे ये बाहरी मन हो सकता है? हाँ, बोलते हैं, अब जो बोलते हैं जिन्होंने हमें। तो छत्तीसगढ़िया फिर कौन है? अब ये तो जो लोग इसको परिभाषित करें वो बता सकते यानी ये माने एक कारण कि यह भी हर्ट का कारण है कि आप हर्ट हुए हैं कांग्रेस को छोड़ने के लिए। क्यों? कांग्रेस को छोड़ने के मेरे और भी कारण हैं जो बहुत ठोस कारण हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को एक्सक्लूड करने की प्रोसेस जो है उसको मैं बहुत सालों से देख रही थी और मुझे लगता था कि नहीं, नाक में पानी यहाँ वैल्यू नहीं। हाँ,
और जहाँ तक कि पार्टी छोड़ने का प्रश्न है, पिछले 5 वर्षों में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चरित्र या मेरे काम करने के तौर तरीके के अनुरूप यहाँ पर कुछ भी नहीं था। एक क्रिमिनल सिंडिकेट जो है पूरे प्रदेश में फैला दिया गया था। ये क्रिमिनल सिंडिकेट थोड़ा सा अगर प्रकाश डाल देंगी तो अच्छा अब रहेगा। देखिए, क्रिमिनल सिंडिकेट में वो सभी चीज़ें आती हैं जिनका उल्लेख अभी रोज आता है अखबारों में। मैं इस तरीके के आरोपों को और शब्दों में नहीं बांधना चाह रही हूँ, लेकिन सबको पता है और हमारे हार की वजह भी वही थी कि इस तरीके से जो एक एंटरप्राइज चल रही थी जिसके कि कई सदस्य थे और एक एक ज़िले में या कहीं कहीं कुछ विशेष जगहों पर अपना काम कर रहे थे। उनके सिवाय कांग्रेस किसी के हाथ में नहीं थी। उनके सिवाय कांग्रेस में आम कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो बाकी लोग थे, वो परिवार थे, वो पूरी तरह से उपेक्षित थे। उपेक्षित के अलावा वो काम ही नहीं कर सकते थे वैसे माहौल में। सवाल वाणीराव जी, एक सवाल बहुत ही प्रासंगिक होता है कि आपको पता था कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए आपको टिकट देगी? पूरा नहीं हुआ है सवाल यानी एक उम्मीद तो रही होगी कांग्रेस लोकसभा के लिए आपको टिकट देगी, यह जानते हुए भी टिकट प्रक्रिया पूरी हो गई है, फिर भी आप भाजपा में प्रवेश कर गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपने स्टेप बहुत लेट क्यों उठाया? जब आपको लगता ही तो जाना है, या तो आपको कांग्रेस से उम्मीद थी कि आपको टिकट देगी और अब तो मिलने की संभावना भी नहीं है। मैं किसी भी स्वार्थवश किसी भी पार्टी में कभी नहीं रही। यदि ये टिकट से जुड़ा हुआ है मेरे इसको अलग अलग पार्टीज़ में जाने का, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल इस सोच के साथ ना तो वहाँ थी ना यहाँ हूँ कि मैं यदि नहीं मिलेगी तो मैं छोड़ दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कुछ है। समय ऐसा लग रहा है समय मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये समय जो लगा ना, इस प्रोसेस में लगा। मैं बहुत लंबे समय से, आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस की इसमें कार्यक्रमों में नहीं जाती थी। जी हाँ। वजह ये थी कि मैं जिस जगह नहीं रहना चाहती वहाँ झूठा आडंबर के साथ किसी को भी भ्रम में नहीं रखना क्या चाहती आपको थी। प्रदेश हाईकमान यानी कुछ है, प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री, इनसे भी नाराजगी थी क्या? देखिए ये मैं एक व्यक्ति तक सीमित करके अपनी इतने बड़े करियर को जो है दांव पे नहीं लगा सकती। जो मैंने इतने साल, करियर यानी कोई पद से नहीं है, मैंने बहुत साल इन्वेस्ट किए हैं, है ना। और ये जो जीवन के इतने महत्वपूर्ण क्षण और समय मैंने बिताया, मैं किसी एक व्यक्ति के कारण उस समय को जो है वो उसकी बलि नहीं चढ़ा सकती। आपको एक बार और बुद्धत्व प्राप्त हुआ था जोगी कांग्रेस के समय, बिल्कुल मानती, वही बुद्धत्व अब प्राप्त हुआ है, तो दोनों में क्या अंतर है? वहाँ क्यों गई और यहाँ इस समय आ गई हैं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जोगी कांग्रेस में जब मैं गई थी, देखिए शुरुआत, ये जो काम सब शुरू हो गए थे और उस आप टाइम पीरियड देखिए कि उसी समय मैंने छोड़ा था। ये भी, ये कार्यकाल शुरू हो गया था। हाँ हाँ, है ना। बिल्कुल, मैं जोड़ के ही पर हाँ, सवाल है। और उसमें मुझे ऐसा लगा कि एक वहाँ पर ऑप्शन है। जोगी जी में एक विजन तो था, जोगी जी एक लीडर तो थे, बड़े नेता थे। आज उनकी डेथ के बाद भी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ऐसे समाज, जिस समाज को वो ज़्यादा प्रतिनिधित्व करते थे, उनको आज भी पूजते हैं और याद करते हैं। तो ऐसे ही वो व्यक्ति नहीं था, एक विजनरी था छत्तीसगढ़ के लिए, तो वो उनकी एक सोच तो थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ करेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि अगर बेटर रिजल्ट्स देना है तो ये पार्टी का भी इतना बड़ा विस्तार नहीं है, ना इतना पटल है, तो इसमें हमको नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे छत्तीसगढ़ के लिए। फिर लौट के बुद्धू घर क्या है? उसके बाद अब मैं बुद्धू होंगी तो मैं स्वीकारती हूँ। नहीं, बुद्धत्व तो लीजिए, मेरा बुद्धत्व तो गौतम से है। मेरा बुद्धत्व भी है और बुद्धू भी होंगे, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि मुझे उस समय मुझे लगा कि ये कांग्रेस की ही एक ब्रांच है, और यदि वापस कांग्रेस में, राहुल जी से मैंने मुलाकात की, उनसे बात हुई, और वापस मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ काम करते रहना चाहिए, शायद कुछ चेंजेस हैं। आपके बारे में पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर आपकी आलोचना करने वाले और आपको प्यार करने वाले, दोनों में एक कॉमन है, आपको बड़ा अध्ययनशील पर्सनालिटी के रूप में गिनती होती है। कुछ लोग, बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी कहते हैं कि वो वामपंथी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित है।
ये माना गया कि कांग्रेस मध्यमार्गी पार्टी है, तो यही कारण है अर्जुन सिंह की आपकी बहुत नज़दीकियां रहीं और आपको बड़ा तवज्जो भी मिला। उसके बाद ये देखते हैं कि वामपंथी विचारधारा होने के बावजूद, यदि मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कर लेंगे जी, फिर भी आप दक्षिणपंथी पार्टी का आपने चुनाव किया है। क्यों लग रहा है कि भाजपा में आपका भविष्य बहुत बेहतर है? मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि मेरा भविष्य बेहतर है। मैं यदि यहाँ आई हूँ तो मैं ये महसूस करती हूँ कि यहाँ ज़्यादा डिसिप्लिन है, यहाँ एक बेहतर स्वस्थ माहौल है ना, और इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से काम कर सकती हूँ। भविष्य तो देखिए अपनी मेहनत पर रहता है और अवसर पे रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का भी भविष्य कभी बन सकता है, कभी डाउनफॉल हो सकता है। पॉलिटिक्स में तो ऐसा बहुत होता है। घुटन होती है बुद्धिजीवियों को कांग्रेस में। मैंने आपको बार बार बोला है कि आप बहुत कॉमन लोग बोलते हैं कि आप बहुत पढ़ी लिखी और बड़ा अध्ययनशील हैं, तो घुटन के कारण भी आप परेशान हो गई? देखिए काम करने के जो तौर तरीके हैं उसमें अच्छा लगना तो संभव नहीं है। आप बताइए, अभी मैंने आपसे जो बोला, कांग्रेस ठीक है, मैं मानती हूँ कि वामपंथी और दक्षिण पंथ में बहुत फर्क है, लेकिन क्या ऐसे किसी पंथ की कांग्रेस में रिकॉग्निशन था जिसमें कि इस तरीके का जो माहौल जो पिछली बार बना पिछले कुछ सालों में, उसके लिए उसकी पहचान कांग्रेस ने कब की? मैंने वो रिकॉग्नाइज कैसे हो सकता है? वाणी राव कोई पहचान यानी उनमें क्या है, कांग्रेस ने कभी तवज्जो नहीं दिया? अर्जुन सिंह के समय आपका नहीं अच्छा... नहीं, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। मेरा कहना है कि उस तरीके के कामों को कांग्रेस कैसे रिकॉग्नाइज कर सकती है? जब मैं कांग्रेस में थी या मैं कांग्रेस में रहती तो उस तरीके के कांग्रेस में जो क्रियाकलाप हो रहे थे उनको उनको नहीं पहचाना जा सकता, एंडोर्स नहीं किया जा सकता कि ये काम ठीक है। ये कांग्रेस में होते हैं क्या ये काम? खाली बैनर कांग्रेस का था, अच्छा, काम कहाँ हो रहे थे कांग्रेस के? आप हमें बताइए कि छत्तीसगढ़ के लोगों के हित के बारे में बात होती है। तो आपकी नज़र में कांग्रेस कब खत्म हो गई? धीरे धीरे डिटेरियोरेशन हुआ है और ऐसा क्षरण हुआ, पूरे देश में भी देख रहे हैं इस चीज़ को, और मैं तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बोल सकती हूँ जी कि बहुत ही ज़्यादा क्षरण हो रहा है। कोई भी, हर आदमी को मालूम है कि वो विधायक नहीं बन सकता, हर आदमी को मालूम है, पार्षद भी शायद नहीं बन सकता, फिर क्यों जाना चाहता है? उसका क्या हित है? इन कारणों को खोजने की कभी कोई प्रोसेस नहीं अपनाई गई। और डेमोक्रेसी का जो क्लेम करते हैं, जो कहते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, दक्षिण पंथियों को तो आलोचना करते हैं ना कि उन लोग डेमोक्रेसी बड़ा परफेक्ट साचा होता है। नहीं, ये आलोचना करते हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि इनके अंदर लोकतंत्र कहाँ है? ऐसा लोकतंत्र कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव के समय में भी मंच पे खड़ा होकर यदि बात अपने दिल की कहता है तो आप उसको पनिश करते हैं, फिर कहते हैं हम डेमोक्रेटिक हैं। निश्चित रूप से एक पढ़ी लिखी महिला और उस नहीं, दौर आप की बताइए ना, तो... नहीं कोई भी व्यक्ति हो, हम रोज ही पढ़ रहे हैं, आप उसको नोटिस देना, उसको हटा देना, उसको अपमानित करना, उसको धमकाना, उससे उसके बयान बदलवाना, ये कांग्रेस का चरित्र और कल्चर कब से हो गया? ये नहीं था कभी। और फिर कहना कि हमारा बैनर कांग्रेस की, हमारी विचारधारा जो है वो दक्षिण पंथ से अलग है, ये एक बात। दूसरा, पूरी दुनिया में आज, पूरी दुनिया आप उठा के देखिए पहले की हिस्ट्री और आज, धीरे धीरे दक्षिण पंथ की ओर एक झुकाव बढ़ता जा रहा है। इसको राष्ट्रवादी भी कुछ लोग कहते हैं। मैं कह रही हूँ अब वो चीज़ चली गई। अब लोग धीरे धीरे दक्षिण पंथ, पहले जो था वो कई अर्थों में लोग देश पाते थे और चलाते थे। आज के समय में हर परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से विचारधाराएं बदल गई हैं। आपने बदल लिया? मेरा नहीं, मैं तो बात ही नहीं कर रही अपनी, मैं दक्षिण पंथ की बात कर रही हूँ कि किस तरीके से लोगों के बीच में उसका एक इंट्रोडक्शन हो रहा है, अंदर घुस रहा है। और पूरी दुनिया में इसका, जैसे हुआ था ना कि एक समय पूरा वाम पंथ का बोलबाला था, धीरे धीरे आप देखिए इस देश में भी वो सिकुड़ा और सोच जो है वो दक्षिण पंथ की बढ़ी। यही ये व्यवस्था एक है, ये एक सर्कल है जो बदल रहा है। ये कई उदाहरण यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में हो गया, इवन चाइना भले बोलता है, लेकिन क्या है, दक्षिणपंथी इस चीज को मानते हैं।
उसका मुख्य उद्देश्य उसका तो वामपंथी एक चेहरा है। वामपंथी चेहरा है। हाँ। तो ये उनकी मजबूरी है ये, और कोई भी विचारधारा एक लंबे समय तक नहीं चलती। एक युग के बाद या युगों के बाद, जैसे नई कि पहले विचारधारा का पैदा होना पहले स्वाभाविक है। साम्राज्य और इनका था, उसके बाद फिर लगा लोगों को कि नहीं दक्षिण। हम ये जानना चाहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों का, मैं जो देखने में आ रहा है, इसे पिछले 10 साल का ट्रेंड देखने में आ रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के रुझान, आकर्षण का केंद्र इस समय भाजपा ही क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो मैं आपको ये जरूर कहूँगी कि इस देश में लोगों को ऐसा लगा कि हिंदुत्व को की मजबूती भी इस देश की ज़रूरत है, ठीक। और वो इस चीज़ को बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं कि जब तक। मैं टोकूंगा, इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे ही आप ही। ये हिंदुत्व के लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी है, ये आपका कौन सा हिंदुत्व है? मैं तो देखिए, मेरे को किसी भी पार्टी में रहूँगी, यदि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू ही हूँ, वो विषय नहीं है। इस चीज़ को लोगों ने महसूस किया कि भाई इसकी रक्षा कर सकती है भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की। उनको एक प्रोटेक्शन फील हो रहा है, इसलिए भी लोग जा रहे हैं। सनातन को लेकर लोग आकर्षित हैं, इसलिए जा रहे हैं। और इसके बाद ये कुनबा बढ़ता जा रहा है। दूसरा ये कि अन्य पार्टियों की गलतियां जो हैं वो भी कुनबा बढ़वा रहा है, कुनबा बढ़वा रहा है और बढ़ गया। और उसमें अब वो इतना मजबूत हो गया है कि आप अगर वापस चाहेंगे कि हम अपने काम काज और तौर तरीकों को सुधारें, तो नीचे की जड़ें जो हिल गई तो बहुत मुश्किल है उस पेड़ का जिंदा रहना। इसमें जब कुनबा लगातार बढ़ रहा है, उसमें एक ऐसा भी कुनबा बढ़ रहा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के आज आप मेंबर हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों की भी संख्या बढ़ रही है जिसमें कांग्रेस के भ्रष्टाचारी भी घुस गए हैं। मैं उसमें आपको नहीं गिनती कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस के जिस पर आप लोगों ने आरोप लगाया वो लोग भी घुस गए हैं। तो ये कैसा कुनबा विस्तार हुआ? देखिए, क्या आपकी पार्टी में कांग्रेस नेताओं की, यानी मैच्योर नेताओं की कमी थी? देखिए, दो बातें हैं। मैंने भ्रष्टाचारी नहीं कहा, मैंने कहा क्रिमिनल सिंडिकेट। इसमें फ़र्क है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो गए हैं, जी, जी। ये तो मेरे ख्याल से आज हम सब मानेंगे, वहाँ के डिसिप्लिन को चुनौती देना। मैंने आज जिस पार्टी में मैं हूँ, यहाँ पर अनुशासन सर्वोपरि है। काडर है, अनुशासन है। जी। आप यहाँ पर अपने मन से ऐसे कोई कार्य नहीं कर सकते जो उस पार्टी की छवि को दाग लगाए, ये तो आप जानते हैं। लेट हो गई क्या आप भारतीय जनता पार्टी आने में? नहीं, क्यों लेट किया? मैं तो बहुत दिनों से कोशिश में थी, समय लग गया। समय लगता ही है हर चीज़ में। एक सवाल जनमानस में रहती है, वाणी राव के परिप्रेक्ष्य में नहीं, क्या? फिर भी वाणी राव से ही प्रश्न कर रहा हूँ। वाणी राव पढ़ी लिखी, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत विचारधारा वाली, बहुत बेबाकी से रखने वाली। जैसा कि मैंने बताया, पक्ष विपक्ष आपका हमेशा इस मामले में एक मंच पर नज़र आता है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट और वेरी लेबोरियस और लर्नेड। लेकिन ये तो जरूरी, ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि विचारधारा दो ही होती हैं, विपक्ष विचारधारा और सत्ता पक्ष विचारधारा। क्या नेताओं का रोग है क्या कि सत्ता के इर्द गिर्द ही रहे? विपक्ष में तो बड़ी अच्छी भूमिका रहती है कि लोगों को काम करें, कुछ करें, तो आखिर वजह क्या है? वाणी राव यहाँ से अपने को जोड़ सकती हैं कि सत्ता पक्ष की विचारधारा की राजनीति क्यों करना लोग चाहते हैं? लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि विपक्ष में रहकर मैंने जो एंजॉय किया अपने मेहनत को जी, वो अवसर मुझे हमेशा आप ज़्यादातर समय रही हैं और आपने और संगठन का मैंने इतना काम किया है। अब विपक्ष में रह के और क्या काम करेंगे? सत्ता सुख तो मिलता नहीं है, तो उस समय मैंने जो काम किया है उसका सुख एक अलग था। जी जी। तो इसलिए मुझे कोई सत्ता सुख से जोड़ नहीं सकता। आज यहाँ भी आई हूँ तो मैं ये सोचकर आई हूँ कि मैं एक बूथ में यदि 100 वोट पड़े थे पिछली बार, तो इस बार उसकी संख्या कम से कम 50 से 100% बढ़ाना, इतने लोगों के को मोटिवेट करना है। वो तमाम योजनाएं जो कि गरीबों के हित में बनी है, महिलाओं के हित में बनी है, उन सभी योजनाओं को उन तक पहुंचाना। इम्प्लीमेंटेशन, आज भी मैं कहती हूँ कि सरकार ने इतने पैसे रख छोड़े हैं, और छोटी सी बात है भाई, इतने गरीब लोगों के मकान
बनने थे। मेरे मेरे आसपास मेरे कर्मचारी हैं, उन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अपने जो पैसे का लाभ उठाया, उनका इतना अच्छा घर बना, आप देखिए। उसमें नहीं बन रहा था क्या आपकी सरकार जब बन पूरा रहा नहीं होता तो आपकी इतने आंदोलन हो, सरकार क्यों बदलती? सरकार बनते ही पैसे आने लगे, शायद ये भी एक कारण है। नहीं नहीं, ऐसा सरकार बनते ही पैसे आने लगे नहीं है, ये सब बैनर का खेल है। सरकार तो पूरे देश में जो है वो मकान बना रही है। और आप ये देख लीजिए, आप सर्वे करा लीजिए कि जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर कहीं भेदभाव हुआ। ज़्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मकान भी मिले। मेरे यहाँ खुद उदाहरण है, यानी ये कहना है कि लाभ मिला, हाँ, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। अच्छा, ये सवाल था नो ही मेरा। डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पर पीएम आवास योजना के मकान लोगों को मिले। आप ये हमारे यहाँ खुद हम देखते, ठीक है, बोले वो कई चीज़ों को लेकर, महतारी वंदन योजना, आप चलिए और किसी भी लेडी से पूछिए, हंस के बोलेगी मुला मिल गए हैं और मैं खर्च कर चुनाव डाला के हूँ। समय ने आपने महतारी बंधन का योजना, आपकी पार्टी ने, जो वर्तमान पार्टी है, कि सबको मिलेगा, सब महिलाओं को लाभ मिलेगा, अब तो उसमें बड़ा काटछाट हो गया है। तो आप लोग उस समय क्यों नहीं ध्यान दिए सबको मिलेगा? नहीं, अब क्यों? देखिए, ये तो अभी ठीक है। अब हम आपसे एक चीज़ स्पष्ट बताना चाहते हैं कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको क्यों मिलेगा? आप ये महतारी वंदन योजना क्यों दे रहे हैं? तो महिलाओं को उसमें स्पष्ट कर दिए होते आप। नहीं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं की जो एक बेसिक नीड्स होती हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसकी जो एक्स्ट्रा और बेसिक नीड्स होती हैं, वो ये 1000 रुपये बहुत होता है उसके लिए, है ना? होता अभी ही है। बच्चों के लिए अभी अभी मैं पूछती रहती हूँ महिलाओं से, तो बताती है ना। कल ही पूछ रही थी, एक रेजा थी वहाँ पे कि तुला मिली से परसों, तो उसने बोला हाँ मिले हैं दीदी, और मैं बोला खर्च कर डाले हूँ बच्चों के। हाँ, तो औरतें खुश हैं जिनको ज़रूरत है। अब यदि वो किसी समर्थ महिला को जो सैलरी ड्रॉ कर रही है, जो इनकम टैक्स पे कर रही है, उसको 1000 रुपये देकर क्या, ये तब है कि लालच देना? आप ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है उसमें, इसमें ज़रूरत पूरी हो रही है, आंशिक ज़रूरत तो पूरी हो रही है ना। निश्चित रूप से आप कांग्रेस में भी रहीं और अपना काम, अपने तौर पर जो काम काज किया उसका प्रभाव छोड़ी हैं, फुटप्रिंट आपने छोड़ा है। आप तिवारी ग्रुप में भी शामिल रहीं, उसी से आई हूँ मैं हाँ, यहाँ कांग्रेस में। तो उसमें भी आपने फुटप्रिंट छोड़ा है। फिर आप जोगी कांग्रेस में भी रहीं, वहाँ पर भी आप बहुत बड़े कद से निकली हैं। कांग्रेस में तो है ही, अब आप भारतीय जनता पार्टी की मेंबर बन गई है, तो कोई एक मोटो होगा उसमें जाने का। क्या कोई काम करने की इच्छा है या कुछ पद पाने की इच्छा है? पद पाने की तो कोई इच्छा नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बता रही किस हूँ। प्रकार फिर नहीं मैं है तो काम फिर करना चाहती हूँ किस एक प्रकार? अच्छे माहौल में, जी जी, जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उतना स्वस्थ माहौल तो है। वो शुचिता मैंने अभी देखी, औरतों के लिए या आम माने वर्कर के लिए बहुत अच्छा वो है, माहौल है। एक वर्कर से, अब किसी से भी पूछे, कल ही मैं गई थी तो मैंने देखा वहाँ पर कि किस तरीके का सिस्टम है। तो बहुत साधारण से साधारण वर्कर अप्रोच करता है, उसकी बात को सुना जाता है, जो ये सारी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक पका पकाया नेता मिला और पका पकाया नेता वहां जाके बिल्कुल प्राथमिक पाठशाला का मेंबर बन गया। कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? यही तो बात है, आदमी में इतनी विनम्रता होनी चाहिए कि वो सबसे नीचे बैठकर भी काम करना सीखे। खैर वहाँ और तखत हम पे लोगों बैठते की हैं। बर्बादी का कारण ही उस समय, जब तत्कालीन उस समय की जो पार्टी थी, उसका ये है कि बड़ी कुर्सियों में बैठने वाला नीचे वाले को देखा ही नहीं पाता, उसके नहीं, सम्मान का बोध नहीं है, और उसी कारण से जो है कार्यकर्ता अंदर ही अंदर बिलबिलाता है। वहाँ नहीं है ऐसा, सब तखत पर रहते हैं। तखत पर रहते हैं कि इन द सेंस है कि आज आपको जहाँ जगह दी है वहाँ पर उनको मालूम है कि उसकी क्या कीमत है। आप इस हमको सबसे पहले यही कहा गया कि आपका बूथ जहाँ है वहीं के रहिए। आप वहाँ आप देखिए पहले कि पोजीशन क्या है पार्टी की। आप बिलासपुर की मेयर रही हैं, हाँ, तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि मैं बिलासपुर से दो एक प्रश्न न करूं तो पत्रकारिता खराब है और उस नेता का अपमान है। मैं बिलासपुर के सिर्फ मैं आत्मानंद स्कूल की बात करना चाहता हूं। आत्मानंद स्कूल दम तोड़ने के कगार पर है। वो आपकी सरकार थी,
कि गरीबों के लिए मेहनत की, और ये सरकार है कि आत्मानंद के लिए शिक्षक बच्चे सब परेशान है, तो बंद होने के कगार पर खड़ी है। नहीं तो उस समय कहाँ थे आत्मानंद स्कूल में टीचर्स? मैं खुद कई कितने बच्चों के एडमिशन्स करवाने के लिए कितनी परेशान हुई, आपको पता? स्कूल चलना चाहिए ना। स्कूल चलेगा, बिल्कुल चलना चाहिए, मैं इस मामले में मेरी स्पष्ट राय है। लेकिन ये कहना कि उसकी दुर्गति है, ये पहले से थी, उस समय खुल नहीं रही थी, अब दिख रही है। नहीं, अक्सर कर जो विपक्ष वाले सत्ता पक्ष में आते हैं तो दूसरे के कमजोरियों का क्रिएट भी कर लेते हैं। आत्मानंद स्कूल एक स्वच्छ परंपरा की खोली गई पाठशाला है, आप उसके समर्थक हैं, ये साफ स्पष्ट है। लेकिन है ना। आज की स्थिति में आत्मानंद दम तोड़ रही है। उस समय भी टीचर्स नहीं थे, मैं आपको बता दूं। तो आप क्या व्यवस्था करेंगे? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। यदि वो स्कूल संचालित होते किसी भी नाम से, किसी न किसी नाम से वो स्कूल तो संचालित होंगे, और नाम से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ना है। एक अच्छे स्कूल में बच्चों को शिक्षा लेने का अवसर मिलना चाहिए जो गरीब परिवार के हैं। लेकिन वहाँ पर टीचर्स की उपलब्धता, सिर्फ बिल्डिंग नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया होगा, लेकिन अंदर टीचर्स की बहुत कमी थी। मैं देखती थी, देखिए मैंने बाहर बैठ के कुछ नहीं किया, मैं स्वयं गई हूँ स्कूलों में। ज़रूर मैं प्रचारित नहीं करती हूँ, और मुझे मालूम है कि वहाँ एडमिशन्स में क्या होता था। तो बड़ा लाभ मिलेगा आपका पार्टी में अरे जाने जेल का। में, जेल के जो बच्चे हैं ना, जिनको हम रखते हैं, बच्चों की देख रेख करते हैं, उनके सबके एडमिशन्स मैंने वहाँ करवाए थे, इसलिए मैं जाती रहती थी। हाँ, आप गरीबों के बच्चों की सेवा करती रहती हैं। तो अभी जाते थे ना तभी, इसलिए मेरे को मालूम है। बच्चों का मैंने वो बात नहीं थी, टीचर्स नहीं कर पाते थे उस लेवल पे तैयारी करके फिर बनाना, मैंने बन गया तो पैरेलल तैयारी करवानी। आपको मालूम है कि 11 लोकसभा सीट का जो चुनाव हो रहा है उसमें आप लोग की स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी 11 में 11 जीतेगी। नहीं, अभी थोड़ा सा कांग्रेस रही है और थोड़ा सा भाजपा, और नहीं, मैं निरपेक्ष नहीं होकर बात रहूंगी। करिए, थोड़ा निरपेक्ष होकर बात करिए। निरपेक्ष होकर ही कह रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी हाँ, चुनाव जीतेगी। नहीं, आप संकोच मत करिए, क्योंकि वो अक्सर कर ऐसा देखा जाता है कि सेंसरशिप लग जाता है। आप कह सकते हैं कि 400 पार होंगे कि नहीं होंगे, 272 पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे भाड़े के ही तो नेता आ रहे हैं भाजपा में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, भाड़े का कोई नहीं आ रहा है। कई लोग अपना स्पेस देख रहे हैं कि यहाँ पर है जहाँ मैं काम कर सकता हूँ, उनका कंट्रीब्यूशन तो होगा, और उस कंट्रीब्यूशन से जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बढ़ेंगी। अंतिम सवाल, बहुत ही मजबूत सवाल, आप जवाब देंगे। आपने इंदिरा गांधी का भी कार्यकाल देखा, राजीव गांधी का भी कार्यकाल देखा, नरसिम्हा राव का देखा, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी के बाद अटल और नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देखा। मैं 3 नेताओं का नाम दे रहा हूं, इसमें सर्वश्रेष्ठ काल किसका? एक महिला होने के नाते इंदिरा गांधी का कार्यकाल कैसा है? श्रेष्ठ प्रधानमंत्री इस देश के मोदी हुए या इंदिरा गांधी हुए? मैं वर्तमान में जीती हूँ। नहीं, युवा तो आपने मैं वर्तमान में जीती हूँ, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि आज की तारीख में मोदी जी जो हैं वो सबसे अच्छा, इस देश को सबसे अच्छे स्थान पर ले गए। वर्तमान के अच्छे प्रधानमंत्री एक ही होते हैं, तो प्रधानमंत्री एक ही होते हैं। चलिए अटल और नरेंद्र मोदी की तुलना कर लें, श्रेष्ठ प्रधानमंत्री इसमें कौन है? नहीं, मैंने फिर कहा, इसमें भी वही है, वर्तमान वाली बात है। आज मैं कह सकती हूँ कि आज भारतवर्ष को जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जगह मिली है, उसके लिए मोदी जी को ही मैं सोचती हूँ कि वो सबसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री। फोरेंसिक साइंस में MSc हैं वाणी राव, उन्हें मैचिंग करना अच्छे ढंग से बनता है, लेकिन राजनीति में मैचिंग करना खतरे से कहीं खाली नहीं होता है। बावजूद इसके उनका यानी वाणी राव का कहना है कि आने वाले समय में अभी हिंदुत्व, सनातन और भारतीय परंपरा का परचम लहराएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। मिलते रहेंगे, दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाणी जी, आपका भी नमस्ते।